हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स विद श्वेता। तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा बिजनेस स्टडीज का, जो कि क्लास 12th का पहला चैप्टर भी है। जो मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप मैनेजमेंट से समझते क्या है। मैनेजमेंट ना एक प्रोसेस होती है, जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की होगी, या फिर बर्थडे पार्टीज वगैरह भी आपने ऑर्गेनाइज किया होगा। तो उसमें आप लोगों ने चीजों को मैनेज किया होगा कि हमें कैसे परफॉर्म करना है या कैसे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट में ये सारी जो प्रोसेसेस हैं हम फॉलो करते हैं। प्लान हमें करना है कि हम कैसे हम उसको चाहेंगे, हमें गोल किया है हमारा, हमें जो अचीव करना है, हम उस हिसाब से रिसोर्सेज देखेंगे, तो हमारा प्लानिंग में आता है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हमारा पहला स्टेप कह सकते हैं हम प्लानिंग के बाद में, इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम चीजों को, रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे कि हमें इस काम के लिए इतने लोग चाहिए, ये हमें इस तरीके से चाहिए। पूरा सिस्टमैटिक वे में हमारा ऑर्डर बन जाता है कि हमें किस तरीके से उस प्लान को एक्चुअल में करना है। स्टाफिंग होता है हमें जो जिन जिन लोगों की जरूरत चाहिए उन लोगों को रिक्रूट करना। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, तो जो रिक्रूटमेंट होता है और सिलेक्शन होता है वो एक स्टाफिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। डायरेक्टिंग, अब लोग काम कर रहे हैं तो काम सही कर रहे हैं, हमने जो सोचा है, हमारे जो गोल्स है, उस हिसाब से हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, वो हमारा डायरेक्टिंग में आता है। और कंट्रोलिंग, अगर हमारे मान लो कि हमें जो काम चाहिए था हमारा उससे डिफरेंशिएट हो रहा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं ताकि हमने जैसे कोई इवेंट को सोचा था हम उसे कर सके। आई होप आपको मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गोल एंड एफिशिएंसी पे हम फोकस रखते हैं कि हमने जो गोल किया, हमने जैसे मान लो फेयरवेल पार्टी के लिए सोचा है और हमने वो टारगेट अचीव करना है, और हमने ये नहीं है कि हमने पैसा भी ज्यादा लगा दिया, एकदम अच्छे में कम समय भी लगना चाहिए और पैसा भी कम लगना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट में पूरा होता है। तो ये थी आपकी मैनेजमेंट। अभी हम देख लेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। जैसा कि कहा कि हम लोग मैनेज इसलिए करते हैं ताकि हम गोल को डिसाइड रख के उस गोल को हम अचीव कर सकें। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उनका कोई ना कोई गोल होता है। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज हो गई या कोई भी आपकी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, उनका गोल क्या है, उनका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। और जो अगर नई कंपनी स्टार्ट हुई है तो उनका है कि सर्वाइवल प्रॉफिट हो, इतना हो कि हम जितना अभी काम लगा रहे हैं उतना हमें पैसा मिल सके और प्रॉफिट हम अर्न कर सकें। गवर्नमेंट का क्या होता है, पीपल वेलफेयर के लिए काम करना। एनजीओ जो वर्क करती है उनका भी गोल होता है, जैसे कि कोई बच्चों के लिए काम करती है, कोई किसी, उनका भी एक पर्पस होता है जो एनजीओ काम करती हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, यहाँ तक कि आपके स्कूल्स का भी गोल है एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उनका कोई ना कोई गोल होता है, इसीलिए वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गोल ओरिएंटेड का। दूसरा, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि वो हर जगह मौजूद है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आप चेक कर सकते हैं कि मैनेजमेंट हो ही रहा है, इनफैक्ट आपके घर में वहां पे भी मैनेजमेंट हो रहा है ना मैनेजमेंट। आप लोग बताइए कैसे हो रहा है कमेंट में। हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करते हैं। आप लोग डेली स्कूल जाते हैं, टीचर्स डेली स्कूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि टीचर्स बस एक दिन गए आप लोगों ने भी फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता ना। हर एक का प्रोसेस है, कब एग्जाम्स होंगे आप लोगों के, कब कौन से क्लासेस होंगी, पूरा उन्होंने टाइम टेबल शेड्यूल किया हुआ है, ये भी मैनेजमेंट है। इतने सारे बच्चों को असेंबली में है, ये कब क्या करना है, तो ये सब ही मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट हर जगह मौजूद है, इससे हम ये देख सकते हैं, ऑल परवेसिव भी हम इसको कहते हैं। थर्ड जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि हर जगह मौजूद है, एक ही डायमेंशन में नहीं है। काम भी मैनेजमेंट में आता है, लोग भी मैनेजमेंट में आते हैं। तो हम जो काम है वो भी एक मल्टी डायमेंशनल होगा कि जो जो काम है वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है, और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। और जो ऑपरेशंस करें, यानी कि जब फाइनल डे आपका फेयरवेल का, आप सोचो फाइनल है आपका, जब इवेंट जब चल रहा है कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे, वो भी आपका मैनेजमेंट में ही आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा ये है
मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक दिन मैनेजमेंट कर लिया, एक दिन ही मैनेजमेंट के लिए और बाकी छोड़ दिया, तो वो मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखेंगे तो वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल, आपके स्कूल में डेली आप लोग जाते हैं, डेली आपको होमवर्क मिलता है, टीचर्स आपको नया नया चैप्टर्स पढ़ाते हैं, आपके कब टेस्ट होने हैं, ये है पूरा प्लानिंग चलती है, ऑर्गेनाइजिंग हम उसी हिसाब से करते हैं। कुछ भी अगर इवेंट भी रखना है तो उसके हिसाब से प्लानिंग किया जाता है और उसको ऑपरेट किया जाता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपकी फेवरेट कंपनी जो भी हो, इन्फोसिस हो या टाटा ले लीजिए, तो वो लोग डेली प्लान करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट होता है, वो अपने जो आइडियाज वो मीडियम लेवल पे बताता है, फिर वो उसी हिसाब से देखते हैं कि ऑपरेशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होती है। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि मैनेजमेंट जो है, अकेला नहीं, क्या अकेला बंदा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है? जैसे हमने मल्टी डायमेंशनल कहा कि हमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कोई काम है तो उसको करने के लिए हमें इंसान भी चाहिए, कोई ना कोई लेबर होगा या वर्कर होगा, हमें चाहिए ही चाहिए। तो ग्रुप एक्टिविटी होती है। अब स्कूल में भी है, प्रिंसिपल भी होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई होता है। तो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। डायनामिक फंक्शन, एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहता है। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टैटिक एनवायरनमेंट में नहीं रहते। आज हमारे पास कोई सिचुएशन है, कल हमारे पास दूसरी सिचुएशन होगी, सिचुएशंस हमारी सेम नहीं रहेंगी। तो डायनामिक फंक्शन है, हमें उन चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट करके मैनेज करना कि अगर मान लो ये ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो हमें अपना स्टेप थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। तो एक डायनामिक फंक्शन होता है। आप ये नहीं सोच सकते नहीं नहीं हमने तो ऐसे सोचा हम ऐसे ही करेंगे, भले सिचुएशन कितनी भी अलग हो, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हर एक चीज का ध्यान रखती हैं, फिर उसके हिसाब से वो चीजों को अपना आगे मैनेज करती हैं। इनटेंजिबल फोर्स, क्या आप लोग मैनेजमेंट को देख सकते हैं? आप मैनेजमेंट को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप काम जब होता है तो आप फील कर सकते हैं कि हाँ काम हो गया, चलो ठीक है। पर आप एक्चुअल में मैनेजमेंट को नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट होता है वो इंटेंजिबल फोर्स होती है। आई होप आपको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आए होंगे। अगर जहाँ पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आपको बताएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम क्यों करते हैं, या कंपनीज जो है वो मैनेजमेंट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती है? तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल में जो भी नई कंपनी होती है वो एकदम से तो इतना हाई लेवल का प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे ना। सपोज आपके आस पड़ोस में जो भी शॉप्स हुई या जो भी छोटी मोटी ऑफिसेज हुए, वो पहले क्या देखेंगे, वो सर्वाइवल के लिए देखेंगे कि हमने जितना पैसा लगाया है हम उतना ही अर्न कर लें, हम ज्यादा लॉसेस में ना जाएं। वो आपका सर्वाइवल होता है। प्रॉफिट है कि आपने सर्वाइवल मोड हो गया, अब आपको क्या है कि लोग जानने लग गए, लोगों ने देखा कि आपका काम अच्छा है, आपके जो भी आपका काम है, आपके जो भी प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं और लोगों को पसंद आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, लोगों में आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई है। तो प्रॉफिट्स भी होने लगेंगे, और प्रॉफिट्स होंगे तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ही करेंगे। और हर कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट हो। और ग्रोथ क्या होता है, जब प्रॉफिट भी हो और एक्सपेंशन भी हो आपका, और ज्यादा एक्सपेंड जब आप कर लेते हैं तो वो आपका भी ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि हर कोई इतना ही नहीं चाहता ना कि सिर्फ एक ही बिजनेस हो। आप चाहते हैं कि आप दूसरी मार्केट लाइन में खोल लें, आप दूसरी जगह पे भी दुकान खोले, सपोज कीजिए कि यार यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, चलो अब दूसरी जगह पे भी खोले ताकि वहां से भी प्रॉफिट हो। तो ये ग्रोथ हो गई आपकी। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स समझ में आए होंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला और सबसे जरूरी जो है वो है एनवायरमेंटल केयर। आपको एनवायरमेंट को ध्यान में रख के ही काम करना जरूरी है। एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है मतलब कि ट्री प्लांटेशन हो गया या कोई भी ड्राइव जो करते हैं, और जो हाँ एनवायरनमेंट को हार्म ना हो चीजें वो ध्यान रखनी है। जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कर देती हैं, तो वो नहीं करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कम से कम या ना ही करें तो बेटर है, जो कि आज के टाइम में कोई इंडस्ट्री इतना देखती है। बट हाँ फिर भी दे मेक श्योर कि ज्यादा इफेक्ट ना पड़े एनवायरनमेंट पे, और उस हिसाब से ध्यान भी रखें। फिर फेयर वेजेस, मतलब कि आप जो काम करें उसके हिसाब से आपको जितना पे करना चाहिए उतनी वेजेस आपको मिले, उससे कम ना मिले, जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं काम के लिए। तो ये भी सोशल में ही आता है, क्योंकि कंपनी तो कम ही देना चाहेगी अपने हिसाब से ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो। बट
एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें फेयर वेजेस देनी चाहिए कि ताकि सामने वाला जो आपके लिए काम कर रहा है उसकी भी नीड्स जो है वो फुलफिल हो। और थर्ड जो है वो पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए उनकी जो नीड्स हैं और सेटिस्फेक्शन है उनके लिए काम करना, जैसे उनके बच्चों के लिए स्कूल्स खुलवा देना या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह उसमें उनको बेनिफिट मिल जाना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ उनको बेनिफिट मिल जाना। तो ये सब जो भी होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉय नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन को करना ताकि लोग जो है और भी ज्यादा मोटिवेट रहें और प्रोडक्टिव रहें और ज्यादा प्रॉफिट में उनकी हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। सबसे पहले तो ग्रुप गोल्स को अचीव करता है। ग्रुप गोल्स ही तो होता है, सिर्फ एक का थोड़ी ना होता। अब कंपनी जो है उसमें भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं आपके। तो हर एक का वो होता है कि भैया हमारा जो शेयर कैपिटल है उसके हिसाब से हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में हमेशा रहे, ग्रोथ करती रहे, हमारा एक्सपेंड करती रहे। सबसे पहला होता है तो कि ग्रुप गोल्स होते हैं। जब स्कूल का भी होता है, एक का गोल नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल का नहीं है कि स्कूल चले। बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब किसी का गोल है। पेरेंट्स चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो अच्छा पढ़ें, आगे अच्छी ग्रोथ हो उनकी। टीचर्स को भी अपनी नॉलेज शेयर करनी है, स्टूडेंट्स को भी सीखना है कुछ नया नया। तो हम सभी के गोल्स जो हैं वो अचीव करते हैं में मदद करता है मैनेजमेंट। दूसरा क्या है कि इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप सब कुछ प्लान कर रहे हो, उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसी हिसाब से आप एक्शंस भी ले ले रहे हो, और कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस हिसाब से आप उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हो, तो ये आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। तीसरा है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वो जो चेंजिंग होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो चेंज होता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो उस हिसाब से फिर काम करने लग जाते हैं मैनेजमेंट में, कि हम फंक्शन कर पाए प्रॉपरली। अगर कोई भी चेंजेस या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, बट हम फिर भी उसका जो डैमेज कंट्रोल कर सकें, तो ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। हर एक का जो स्किल सेट होता है वो अलग होता है, या आपने ये देखा होगा कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं लोगों का अलग अलग स्किल सेट होता है। तो ये हेल्प करता है कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। फिर अचीव्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हर एक का जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है वो भी आप अचीव कर पाते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप क्यों जाते हैं स्कूल? ताकि आपको पढ़ना है, आपको नॉलेज गेन करनी, ताकि आपको भी जॉब मिल सके, या अगर आप खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो आप कर सकें। टीचर्स का होता है कि उन्होंने जो पढ़ा है वो अपनी नॉलेज शेयर कर सकें, और जो आप लोगों को अपनी नॉलेज देके आपको बेटर ह्यूमन बींग्स बनाए। तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और फिर जो एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं उनका क्या आता है? उनकी जो नीड्स और सेटिस्फेक्शन है उसको फुलफिल कर सकें, ये है। तो मैनेजमेंट जो है वो आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी अचीव करने में हेल्प करता है। और हेल्प्स इन सोसाइटल डेवलपमेंट। सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है, क्योंकि हर एक कंपनी को जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ताकि सोसाइटी को हार्म ना हो। ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। आई होप आपको इम्पोर्टेंस पता चल गई होंगी मैनेजमेंट की। तो अब हम देखते कि मैनेजमेंट आर्ट होता है कि नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट क्यों होता है? मैनेजमेंट आर्ट इसलिए होता है क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग स्किल होती है, अलग क्रिएटिविटी होती है, उनका अलग गोल होता है। हम और जो ह्यूमन बींग्स है हम सब अलग अलग हैं। तो हमारा ऑब्वियसली बात है कि काम करने का तरीका भी अलग अलग होगा। कोई कुछ चीज में अच्छा होगा, कोई कुछ चीज में अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि उसमें ना हर एक पर्सनल स्किल्स, मतलब कि पर्सन की जो जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, और वो कितना क्रिएटिवली उस चीज को बता पा रहा है या काम करा पा रहा है। वो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो आर्ट हो गई है। फिर प्रैक्टिस बेस्ड एंड गोल ओरिएंटेड। क्योंकि देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से ही आप मैनेजमेंट करने में अच्छे हो जाओगे। अब आप फर्स्ट टाइम कोई इवेंट प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे गलतियां होंगी, ज्यादा गलती होंगी। फिर आप बार बार करते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम होंगी और आप इम्प्रूव करेंगे। और गोल ओरिएंटेड तो होता है, आपका गोल क्या है कि जो भी हमारे को टारगेट है वो हमें अचीव करना है, इसीलिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यूनिकली। आप यूनिक वे में कैसे अपनी एजुकेशन को या अपनी नॉलेज को
यूज कर सकते हैं। ये आर्ट में होता है, ये सारी चीजें आर्ट में होती हैं और यही सब चीजें हमने देखा मैनेजमेंट में भी होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। हर किसी का अलग अलग तरीका है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। पूरा रूल्स रेगुलेशंस या हमने फंक्शंस देखा था वो है मेंशन्ड है कि क्या है, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस भी है। जी हाँ, मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आ जाती है कि अगर आपने ऐसे काम किए, ये एक्शंस लिए तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग कॉज एंड इफेक्ट हैं, जैसा भी हम काम करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो साइंस में भी हमने पढ़ा है। और तीसरा जो पॉइंट होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो कि सोशल साइंस या सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हो गए, और जो भी वो लॉज वगैरह होते हैं हमारे, वो सब हम इसमें देखते हैं, उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी होता है क्योंकि ये सबसे पहला है कि इसमें सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। आपको एमबीए डिग्री करनी पड़ती है, ये है। तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है क्योंकि क्या है, ये फॉर्मल बॉडी ऑफ नॉलेज पूरा प्रोसेस होता है ना, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती है ना, मैनेज एमबीए जो होती है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं। फिर दूसरा फिर क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई मैनेजमेंट में नहीं घुस सकता, नहीं घुस सकता। आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अगर आपके पास उस लेवल की स्किल्स हैं या स्किल सेट है, आपका माइंड उस हिसाब से है, आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो वो आपका एक प्रोफेशन में आ जाता है। और सर्विस मोटिव, कि आप सर्विस कैसे देना चाहते हैं, आप नहीं देना चाहते हैं, तो वो सब जो है वो प्रोफेशन में आता है। कि इस प्रोफेशन में क्या होता है, आप दूसरों के लिए सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सर्विस मोटिव भी आपका इसमें देखा जाता है। तो मैनेजमेंट हम ये कह सकते हैं इज एन आर्ट, इज अ साइंस एंड इज अ प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के लेवल्स की। मैनेजमेंट के लेवल्स से मतलब है जो लोग करते हैं वो किस हायरार्की में काम करते हैं। तो जो सबसे नीचे होता है वो होता है आपका ऑपरेशनल लेवल, जिसमें आपके वर्कर्स होते हैं, जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, लेबर्स जो होते हैं, और जो सुपरवाइज करते हैं उनको कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। ये सबसे नीचे लेवल होता है, बेसिक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं। उनका काम है कि सुपरवाइज कर, जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिले, ऑर्डर्स मिले, उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कुछ भी चेंजेस हैं करने हैं या जो भी वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है, सुपरवाइजर्स जो हैं वो ऊपर मिडिल लेवल तक अपनी बातों को रखें, ये उसके बाद डिसाइड करे ताकि डिसीजन मेकिंग में इजी रहे। तो सबसे नीचे जो आता है बेसिक जो होता है फैक्ट्री लेवल पे हम जिसको कहते हैं, तो वो होता है आपका ऑपरेशनल लेवल। उसके बाद होता है मिडिल लेवल, जो कि एक ब्रिज होता है टॉप लेवल और ऑपरेशनल लेवल के बीच में। वो पूरा बीच का काम मैनेज करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस टॉप लेवल से उसको मिलती हैं वो ऑपरेशनल लेवल तक बता देता है, और ये भी देखता है कि वो लोग उस हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। और ऑपरेशन लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं या जो भी उनकी नीड्स होती हैं, वो मिडिल लेवल को बताते हैं, और मिडिल लेवल फिर वो टॉप लेवल पे करते हैं, भेजते हैं। और फिर टॉप लेवल जो है उसमें आपकी ना स्ट्रेटेजी और विजन, मतलब मेन गोल क्या है, वो टॉप लेवल डिसाइड करती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो टॉप लेवल का जो भी काम होगा या जो भी उन्होंने नई स्ट्रेटेजीज बनाई है या कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है, तो वो मिडिल लेवल को बताएंगे। मिडिल लेवल जो है वो फिर ऑपरेशनल लेवल को बताएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या लेवल्स होते हैं। फंक्शंस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आपको जैसे भी पता है कि आप गोल डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना, लाइक इट्स ऑल इन दी माइंड्स कि हमारे को क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, क्या हम एक्शन ले सकते हैं, ये आपका रिसोर्सेज हमको क्या क्या लग सकता है, ये आपका आता है प्लानिंग में। और ऑर्गेनाइजिंग में आपका क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आप स्ट्रक्चर एक तैयार कर लेते हो जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि कौन क्या काम करेगा, काम के हिसाब से हम काम लिख लेते हैं कि अच्छा ये काम है, इस काम के लिए हमको कितने लोग चाहिएंगे या कौन कौन लोग चाहिएंगे, ये स्किल सेट हमको चाहिए, उस हिसाब से आप डिवाइड कर देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है आपको कि पूरा सिस्टमेटिक वे आप तैयार करते हैं ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब आपने तैयार कर लिया कि मुझे यहाँ पे ये लोग, इतने लोग चाहिए, ये काम ऐसे करना है, आपके पास पूरा रेडी है।
तो स्टाफिंग में क्या होता है कि ना आप लोगों को हायर करते हो उस हिसाब से, या आप लोगों को बोलते हो कि आप अच्छा ठीक है आप ये काम करेंगे, आपको वो काम करना, डेडलाइन भी देते हो, और ये है तो ये आपका स्टाफिंग में आ जाता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो होता है वो स्टाफिंग का पार्ट होता है। और डायरेक्टिंग, अब लोगों को तो दे दिया, अब लोग अपने हिसाब से तो काम नहीं करेंगे ना, प्लानिंग आपकी थी, स्ट्रेटेजी आपकी थी, तो आप डायरेक्ट भी करेंगे लोगों को कि अच्छा आपको ऐसे काम करना है, हमें ये ऐसे नहीं करना है, हमें वैसे करना है। हम लोगों को जो है डायरेक्ट करेंगे या डायरेक्शन दिखाएंगे। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि हमें डायरेक्शन दिखाना है, सिर्फ ऑर्डर्स देना काम डायरेक्टिंग में नहीं आता है। ताकि लोग भी मोटिवेट रहें, लोगों को मोटिवेट करना भी डायरेक्टिंग में आता है, उनसे काम भी कैसे कराना है अच्छे तरीके से ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, वो डायरेक्टिंग में आता है। कंट्रोलिंग, आप काम कर रहे हो, आपने प्लानिंग में सोचा कुछ था बट डायरेक्टिंग में मान लो कि थोड़ा सा आपका एरर आ गया, तो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना वो आपका कंट्रोलिंग में ही आ जाता है। कि हमारे जो भी डेविएशंस है, एक्चुअल हमें जो रिजल्ट चाहिए और जो हमने एक्सपेक्ट किया है उसमें जो डिफरेंस है उसको कम से कम किया जा सके, ये आपका कंट्रोल। इन सब एक एक चैप्टर है तो हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक था, आप लोगों को मीनिंग आई होप कि समझ में आएगा जो भी फंक्शंस थे मैनेजमेंट के। कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे, और ये हर एक स्टेप में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बाइंड्स ऑल फंक्शंस टुगेदर, सारा काम जो है वो एक साथ रखता है। अब मान लो कि जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स बनी है, मान लेते हैं कि तो दो टीमें बन ही नहीं रही है, वो आपको बता ही नहीं रहे कि उन्होंने क्या काम किया है क्या काम नहीं किया है, तो फिर मैनेजमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सारे फंक्शंस जितने भी हैं उन सबको ये एक साथ बाइंड करके रखता है। दूसरा कि यूनिटी ऑफ एक्शन एंड एफर्ट, हर कोई कनेक्टेड रहेगा, आप प्रोफेशनल लेवल पे और पर्सनल लेवल को मिक्स नहीं कर सकती, ये जो कहते हैं ना ये कोऑर्डिनेशन के लिए ही कहा जाता है कि हर कोई यूनिटी रहे। ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं बताऊंगी, नहीं उसका मुझसे अच्छा हो जाएगा, नहीं, आप पूरी एक टीम काम कर रहे हो और आप हर एक लेवल पे कनेक्टेड है। प्रोफेशनल लेवल पे आप कहीं पे भी ग्रजेस अपने नहीं ला सकते, और पूरा मिलके एफर्ट आप डालते हो, अपना 100% डालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में ये होता है, और नीडेड एट ऑल, हर एक लेवल पे चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लानिंग के टाइम पे ही आपने बस कोऑर्डिनेट किया, आपने बोला "अब देख लो अपना काम", नहीं, कोऑर्डिनेशन पूरा फर्स्ट टू लेके लास्ट लेवल तक आपको चाहिए होती है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो होती है वो एक एसेंस होती है मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट के जो डायमेंशंस थे जो कि हमने पहले मल्टी डायमेंशनल में भी बात की थी, वर्क, टास्क और इंटर, काम क्या क्या मिलता है वो हम लोग वर्क में देखते हैं। पीपल, ह्यूमन ओरिएंटेड, या कि हमें कौन कौन चाहिए, कितनी लेवल स्किल सेट चाहिए, वो हम पीपल में देखेंगे। ऑपरेशन जो कि रिसोर्स ओरिएंटेड भी हम कहते हैं कि जब हम एक्चुअल में वो इवेंट है तब हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है और वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस हो गया वो, ये मैनेजमेंट के डायमेंशंस होते हैं। क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा भी था अभी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो ये उसी का पार्ट है। तो समरी एक बार देख लेते हैं कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। पीपल, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन हमने देख लिया था। आर्ट साइंस प्रोफेशन हमने पढ़ लिया था। लेवल्स एंड फंक्शंस हमने देख लिए थे। कोऑर्डिनेशन का भी हमने समझ लिया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अभी क्वेश्चंस, तो आई होप कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट्स में देंगे मेरे को, या आप खुद तो एक बार देख ही लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, एक नंबर में भी आ जाता है। तो मैनेजमेंट को डिफाइन कर देंगे आप लोग। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कोई भी काम करना जो होता है वो आपका मैनेजमेंट होता है। हम लिस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमने काफी पढ़े थे, आपको 4 लिखने हैं, लिख देंगे। एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विद एग्जाम्पल्स, हमने अभी 3 लेवल्स को डिस्कस किया था, उनके आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। तो ये था आज के लिए, आई होप सबको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।